नमस्कार, मैं भारती देसाई कलाकार कट्टा में आप सभी दर्शकों का प्यार भरा स्वागत कर रही हूँ। कलाकार कट्टा अलग अलग कलाकारों से मुलाकात करने का मंच। और आज हमारे मेहमान ऐसे शख्स है जो कि भाभी जी घर पर है या मैं आई कम इन पीहर ऐसे टीवी सीरियल के साथ काम करते हुए आपके घरों तक पहुंच गए हैं। तो आइए दर्शकों, हम हमारे मंच पे आए हुए सर जी का स्वागत करते हैं। प्रेम वल्लभ जी, पंडित प्रेम वल्लभ जी, मैं आपका कलाकार कट्टा में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्कार सर जी। दर्शकों, आप सभी तो इनको जानते ही होंगे, तो चलो आज इनसे एक प्यार भरी बातचीत हो जाए। नमस्कार सर। नमस्कार। और कलाकार कट्टा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जी, एक्टिंग तो आप करते हो। आज टीवी सीरियल के जो भी दर्शक अपने रहेंगे उनको तो आपको चेहरा ज़रूर जाना पहचाना लग रहा होगा, पर मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी ज़रूर कि सर एक बेहतरीन तबला प्लेयर और पखवाज प्लेयर है। सो बनारस घराने से उनका ताल्लुक़ है। सो सर, मुझे पहले उसके बारे में जानकारी चाहिए कि तबला और पखवाज ये दोनों चीज़ें, इनकी शुरुआत कैसी हुई? देखिए, जहाँ तक पखावज की बात है वो मुझे मेरे घर से ही मिला है। और तबला भी सौभाग्य से मुझे मेरे घर से ही मिला है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने कब शुरू किया, क्योंकि होता है ना कि बच्चा जब भी होता है तो बच्चे को कुछ काम ऐसे होते हैं जो पता नहीं होता उसने कब किया है। सही। तो वैसे ही ये रहा है कि जब से मैं पैदा हुआ तो मेरे कानों में पखावज और तबले की ही आवाज आती रही। मेरे दादा मौसा जी आदरणीय स्वर्गीय मनु जी मृदंगाचार्य, जो कि हिंदुस्तान के बहुत बड़ी पखावजी हुए हैं, पखावज में उनका नाम है। और ही वॉज टोटली डिवोटेड टू गॉड। वो प्रोफेशनली पैसों के लिए बजाने नहीं जाते थे। वो आप उनको ये बोला कि हमारे भगवान जी को आके सुनाना है आपकी पखावज, तो वो आ जाएंगे। वो दूर से दूर जगह भी चले जाएंगे प्रभु के लिए, और उन्हीं के लिए वो बोल तोड़े टुकड़े सब कुछ लिखा करते थे। खुद ही बनाते थे, खुद ही लिखते थे, और वो बहुत बड़े संगीत के ज्ञाता थे। और इससे में हमारे पंडित ओमकार जी ठाकुर, जिनका आपने नाम सुना होगा, जो गायक थे, वो भी मेरे दादा मौसा ही लगते हैं। तो पखावज तो मुझे वहीं से आई, लेकिन पखावज मैंने सीखी है पंडित सीताराम जी से, जो कि मेरे दादाजी के शागिर्द थे। और मेरे पिताजी पंडित भगवान जी पांड्या, जो कि तबला वादक थे और पखावज वादक भी थे, तो तबले की शिक्षा मुझे मेरे पिताजी से मिली और कंठे महाराज जी से मिली, तबला सम्राट, जो कि कृष्ण महाराज जी के ताऊ जी थे। तो चूंकि वो दादाजी के दोस्त थे, तो तबले का हाथ उन्होंने रखवाया, और बाकी जो तबले की शिक्षा मैंने पाई वो अपने पिताजी से ही पाई। मुझे तो पता नहीं कि मैंने कब क्या बजाया, कैसे बजाया, ये सब पता नहीं, लेकिन हाँ, देखता गया, सुनता गया, सीखता गया। 5 साल की उम्र थी मेरी वनस्थली में पिताजी के साथ, तो मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने परफॉर्मेंस, मेरे ख्याल में पहली परफॉर्मेंस मेरी वही थी। 5 साल की उम्र में। तो वो मैंने क्या बजाया मैं नहीं कह सकता कि मैंने क्या बजाया होगा उस उम्र में, लेकिन हाँ, फिर 7-8 साल की उम्र में 1967 में मैंने जम्मू कश्मीर अवार्ड मुझे मिला, तबले में ही मिला। और पखावज में करता रहा, धीरे धीरे करते 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 पिताजी के साथ फिजी आइलैंड गया। फिजी आइलैंड में मैंने पखावज की काफ़ी परफॉर्मेंस करी। फादर के साथ भी बजाता रहा, ड्यूट बजाते रहे हम लोग। तो फिजी में हम लोगों का इस तरह से मतलब नाम हो गया कि फादर एंड सन मेक अ टीम ही सर। तो काफ़ी हम लोगों की सराहना की गई। उस समय इंदिरा गांधी जी का टाइम था, और इंदिरा जी आई फिजी में, उन्होंने हम लोगों को सम्मानित किया, पिताजी को, सबको। ICCR की तरफ से गए थे, इंडियन कल्चरल सेंटर की तरफ से। वहाँ पे मेरी शिक्षा दीक्षा भी वहीं पे होती रही, पढ़ाई लिखाई भी, और वहाँ करता रहा मैं इस काम को, अपने पिताजी के साथ ही करता रहा, बस ये सोच के नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को क्या मिलेगा, इसमें कोई मेरा वो लालच नहीं था। बस पापा के साथ हूँ, मेरे गुरु थे, वो जैसा जैसा कहते गए करते गए, जैसे सिखाते गए सीखते गए, और उसमें कोई ये नहीं था कि मैं
मतलब ये करूंगा या वो करूंगा, ऐसा बस खेल खेल में मेरा सब चलता रहा ये। और एक अंदर से ये होता था कि पिताजी को सुनता था, उनका परफॉर्मेंस देखता था, सुनता था, तो सुन के लगता था कि मैं ऐसा कब बजाऊंगा, मैं इनके जैसा कब बजाऊंगा और इनके जैसी तालियां मुझे कब मिलेंगी, मेरा कब नाम होगा। मैं तो मतलब इतनी 14-16 साल की उम्र थी अंदाजन। तो बस, लेकिन वो सुनने के बाद हाँ ये थी कि मेरे थोड़े अंदर ये जो मेरी सुनने की शक्ति बड़ी अच्छी थी और याद कर लेता था मैं, वो अंदाज को पकड़ लेता था। तो उस अंदाज को पकड़ के मैं घर में बजाता था और पिताजी से पूछते हुए भी डर लगता था, क्योंकि वो उस जमाने में ऐसा था कि वो डर इसलिए लगता था कि पूछूंगा तो बताएंगे क्या तुम्हारे समझ में नहीं आई, तुमने ऐसा क्या कर रहे थे बैठे हुए, क्यों नहीं समझ पाए। अब हम बच्चे कैसे समझ पाए, प्रॉपर तरीके से बस सुन करके बजाते थे। तो क्या होता था कि हम जानबूझ के गलत सलत जब बजाते थे तो वो पिताजी ठीक करवा देते थे। तो इस तरीके से हमारा सिलसिला चलता रहा और काफी सालों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर हम वापस इंडिया आ गए। इंडिया में आने के बाद मुझे एनएचडी में जॉब लग गई। जॉब क्या लग गई, कैजुअली पिताजी के दोस्त थे सारे डायरेक्टर्स वगैरह, नामी लोग थे उस समय, नामचीन कारण जी और ये लोग थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ 77 की घटना है। तो पिताजी ने लगा दिया नाटक के पीछे म्यूजिक बजाने के लिए। बस वहां से मेरा जो एक्टिंग वाला जो मामला है वो शुरू हो गया। छोटे छोटे कैरेक्टर करने लग गया, कैरेक्टर मिलते गए, करता गया। वो मैं मजाक में करता था, उसमें मेरा कोई बेसिकली ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि मैं इसको बहुत अच्छी तरह से उसको करूं या क्या है, मतलब मेरे को वो मजाक ही लगता था। लेकिन करता रहता था, करते करते फिर वो धीरे धीरे उसकी भी समझ आने लग गई। तो सर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एंट्री होने से पहले ऐसा कभी लगा था कि आप कभी एक्टिंग करोगे जिंदगी में आगे? एक्टिंग को तो देखिए, मैं सच्ची बात तो मैं बड़ा मजाक ही समझता था उस टाइम पे, क्योंकि छोटा था। तो उस समय राजेश खन्ना इन लोगों का जमाना था, शत्रुघ्न सिन्हा जी और ये सब इन लोग आए थे। तो उनकी फिल्में वगैरह देखता था, तो घर में आके उनकी जैसी नकल करना, एक्टिंग करना। शत्रुघ्न सिन्हा जी का मैं बड़ा फैन रहा हूँ, उनको देख करके उनके डायलॉग बोलना, जग्गू ने जिस डाली पर नजर डाली वो डाली डाली नहीं रहेगी, इस तरह से मतलब आके घर पे मजाक करता था। वो सब अपने आप को ये ना कि मैं, हाँ, अपने आप को किसी हीरो से कम समझता भी नहीं था। ओके, सही बात है। तो अपना लगा रहता था, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि बड़ा मेरे को जाके ये कोई सीखना है, करना है। सीखने का काम मुझे यही सबसे मुश्किल लगता था, तबला और ये पखावज सीखना सबसे ज्यादा मुश्किल लगता था। क्योंकि इसके जो बोल हैं, इसके करने हैं, इसके बोल के कितने बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल बोल हैं। धागे पे टिकट, धागे पे टिकट, किट किट गड़ा किट, धागे पे गड़ी बनाना के टिकट धगन, ये सब चीजें बोलना ही मुश्किल है। सबसे पहले तो सही बात है। इसको बोलने में, याद करने में, फिर उसको तालबद्ध करके बोलना, तालबद्ध करके बोल के फिर उसको अलग अलग उसमें दिशाओं में लेकर के बोलना। उसकी जाति अलग अलग है, कई प्रकार इसके हैं और इनकी कहानियां भी कई हैं। तो ये सब चीजें मुझे ज्यादा मुश्किल लगती थी बेशक वो एक्टिंग के उसमें। तो थिएटर में क्या सारे दोस्त बन जाते थे, तो सब ऐसी मजाकबाजी चलती थी। और लेकिन हाँ, फिर मैं धीरे धीरे थिएटर में भी सीरियस हो गया। मेरे को मतलब अच्छा रिस्पांस मिलने लग गया। लोग मेरे एक्टिंग को, मतलब मैं तो मजाक समझता था लेकिन उनको पसंद आती थी। तो मैंने धीरे धीरे उसको सीरियसली लेना शुरू कर दिया। फिर मैंने चैलेंजिंग वे में लेना शुरू किया कि लंबे लंबे डायलॉग में सिर्फ एक बार देखूं और याद कर लूं, ऐसा कुछ मतलब लोगों के साथ दोस्तों में होता है ये सब। तो वो मेरा जो शौक है वो धीरे धीरे मतलब लोग उसके प्रशंसा करने लग गए। तो मैंने कहा यार ये भी ठीक है, चलो करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली फिर पखाउज तो बजाता ही था, आकाशवाणी से भी मेरा ग्रेड था। इस वक्त ए ग्रेड है, उसमें भी हाई ग्रेड था मैं। तो उस समय 1982 की बात है, 84 में मैंने एनएसडी छोड़ दिया था। 82 में मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया, स्वर्गवास हो गया था उनका। तो सारी घर की जिम्मेदारी वगैरह सब कुछ आना मेरे सर पे आ गई। तो फिर मैंने सोचा नाटक वाटक में तो पैसे वैसे मिलने नहीं है, तो इस काम के प्रति आगे बढ़ो। तो इसमें मैंने फिर जो
तरीका मिला उस समय कमाने का, जितना बड़ा साधन, क्योंकि भाई बहन छोटे थे, पढ़ाना लिखाना, बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी सर पे। क्योंकि मुझे उस समय तक ये नहीं पता था कि अपने काम को गाना बजाना करके पैसे कैसे मांगने हैं ऑर्गेनाइजर से। सही बात। क्योंकि जहां भी जाता था पापा के साथ जाता था, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन फिर भी चूंकि फादर इस लाइन में थे तो मुझे पूरा सपोर्ट मिला। मैंने कोई ईश्वर की कृपा से, हमारे गुरुओं की कृपा से, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने बड़ा स्ट्रगल किया है और भूखा सोया हूं, ऐसा कुछ नहीं। ईश्वर की कृपा रही है और मैं कहता हूँ मालिक सभी कलाकारों को कभी ऐसा अच्छा ही रखे। मुझे कोई ऐसा स्ट्रगल, इस तरह का स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मुझे सिर्फ अपने काम के प्रति, अपने काम को आगे बढ़ाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, यही। और स्ट्रगल, मैं स्ट्रगल उसको मानता भी नहीं। मैं उसको मानता हूँ वो मेरा काम ही है, खुद का काम है। मैं स्ट्रगल मानता नहीं। सही बात है। स्ट्रगल होता क्या है? ये तो एक शब्द बन गया स्ट्रगल। सही बात है। आपको अपने काम का, अपने काम के प्रति जो आपको कर रहा है मेहनत, वो हर आदमी कर रहा है। वो आज सबसे बड़ा जो धनाढ़ आदमी है वो भी कर रहा है, और जो सबसे गरीब आदमी वो भी कर रहा है। वो मेहनत कर रहा है अपने लिए। वो स्ट्रगल सर जी कभी खत्म नहीं होता। स्ट्रगल कभी खत्म नहीं है। और स्ट्रगल, मैं स्ट्रगल शब्द को मानता ही नहीं। सही बात है। भले आप सक्सेसफुल हो तो भी वो करना ही है, क्योंकि वो रोज जो भी है, एवरी 24 आवर्स यू हैव टू डू। सीधी सी बात है, मैं को जो करना है वो स्ट्रगल अभी भी मैं जो कर रहा हूँ अपना काम ही कर रहा हूँ। सही बात। आपसे वार्तालाप हो रही है, ये मेरा काम है, जो मेरा अब मेरे काम के प्रति काम ही कर रहा हूँ। ये कोई स्ट्रगल नहीं है। और देखा जाए तो सारा कुछ स्ट्रगल ही है। एग्जैक्टली, सही बात है। सर जी आपने फिल्में भी की है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी जरूर कि रघुपाल यादव सर, या पहली फिल्म शायद आपकी धर्मेंद्र साहब जी के साथ में थी, तो सर वो शुरुआत कैसे हुई? उसके ऊपर भी आता हूँ मैं। यहाँ पे पहले अपने ये जो संगीत का मेरा पड़ाव था, ये दूसरा पड़ाव है। ये 82 में मैंने फादर गुजरने के बाद मेरे फादर ने एक फॉर्म भर दिया था मेरे लिए। उस समय युवा पखावज वादकों के लिए युवा एक वो था, तो ऑल ओवर इंडिया का पखावज वादक उसमें आए थे, सारे यंग जनरेशन के, मतलब जो टीनेजर्स और यंग जो भी थे। फादर गुजर गए थे फॉर्म भरने के बाद, और मैंने पापा से कह दिया था पापा मुझे बॉम्बे में जाना है, बॉम्बे में जाना है। बॉम्बे की रट लगा रखी थी मैंने, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मैं जाके कुछ एक्टिंग वैक्टिंग करूंगा, कुछ करूंगा। तो पापा कहते थे नहीं पहले तू ये करके जाएगा। तो अचानक उनकी डेथ हो गई। तो फिर मैंने ये सोचा कि जब पापा जी ने ये कहा था तो मैं, मेरे गुरु भी थे वो, ये कंपटीशन बजा के ही जाऊंगा। फेल होऊंगा या पास होऊंगा ये उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन चूंकि पापा जी ने कहा था मैं बजा के जाऊंगा। तो फेल होने से मैं बहुत डरता था। पापा जी की वो फेल होने वाली बात मुझे पसंद, उनको पसंद नहीं थी। फिर भी मैंने बजाया वो कंपटीशन, और बजा के, मतलब मेरे पिताजी का चौथा था, और उस चौथे वाले दिन ही मैंने अपने जाके रेडियो में बजाया वो कंपटीशन का दिन, डे भी वही था। बजा के आया और उसके बारे में मैंने कुछ सोचा भी नहीं किया। अचानक 1-1.5 महीने के बाद मेरे पास लेटर आया कि आपको यू आर अवार्डेड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एंड ऑल ओवर इंडिया। तो वो अवार्ड हमको श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, उस समय राष्ट्रपति थे। वो हमें आकाशवाणी से ही मिला, और वहां से मुझे A ग्रेड भी मिला पखावज में। उसके बाद फिर मैं अपने फैमिली को संभालने में लग गया। दुबई वगैरह का भी टूर किया काफी म्यूजिक के साथ। तो उसके बाद मैंने 99 तक, और बीच में एक ऐसा पड़ाव आया कि हमें आर्मी के अंदर चांस मिला 5 साल के लिए। 5 साल के लिए आर्मी को हमने, वो आर्मी में जो भी बजाते हैं म्यूजिक, और बी फ्लैट का ट्रम्पेट बजाते हैं, सब कुछ करते हैं, राम कुमार जी की कंपोजिशन बजाते हैं, जो आर्मी के अंदर जो सारे जहां से हंसता और ये सब देश के प्रति है। तो वो रंगरूट जो बजाते हैं उनको ये नहीं पता कि वो क्या बजाते हैं। ताल भी वो बजाते हैं उनको, लेकिन मालूम नहीं कि ये कौन सी ताल में बजा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दे आर जस्ट, मतलब उनको बताया गया है, जैसे उनको सिखाया गया है कि वो बस बजा रहे हैं। तो उनको ये उसके बारे में मालूम नहीं कि जो म्यूजिक बजा रहे हैं, जो कंपोजिशन है, जो किस राग में क्या है। तो वो ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से हम लोग 5 लोग सेलेक्ट हुए थे। उसमें एक मैं था, रिदम में, पखावज और तबले में। तो अभी भी 26 जनवरी में सारा म्यूजिक वगैरह बजता है, हम लोगों का नाम लिया जाता है। राकेश पंडित जी और भी 2-3 लोग थे हम लोग साथ। तो ये हमने
4-5 साल के लिए आर्मी के अंदर, पूरे उसको म्यूजिक को सिस्टम से बकायदा उसको रागों में और सब कुछ बताया गया सारे उन लोगों को। ये चलता रहा। उसके बाद में फिर 99 में यहाँ मुंबई आ गया हूँ। ये सोच के आया कि चलो थोड़ा अभिनय की तरफ ध्यान दें, क्योंकि वो भी मैंने सीखा है। तो जैसा कि आपने सवाल किया, तो आते ही उसमें भी मैं लकी रहा। मुझे आते ही एक फिल्म मिल गई, पहले दिन ही फिल्म मिल गई जिस दिन मैं आया। फिल्म का नाम तो जरूर डाकू भैरव सिंह था, लेकिन चूंकि वो फिल्म मैंने इसलिए करी कि मुझे आते ही फर्स्ट डे जो चांस मिला उसमें धर्मेंद्र जी हीरो थे, जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। तो मैंने कहा चलो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, करते हैं। कभी वो फिल्म अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी रिस्पॉन्स उसका नहीं रहा। फिर उसके बाद मुझे फिल्म मिली आशुतोष राणा के साथ शबनम मौसी। तो शबनम मौसी ने आशुतोष राणा के गुरु का रोल मिला और करता रहा और लोगों से मिलता जुलता रहा। और इसी के दौरान मुझे एक सीरियल मिल गया, इंतजार और सही। इंतजार और सही में मुझे अच्छा कैरेक्टर मिला, काफी दिन तक चला। उसके बाद जाने कहाँ गए वो लोग, और इस तरह के सीरियल डीडी के मिलते गए। पीआर सीरियल मिल गया, 2-3-4 साल चलते रहे। तो मैं तो बस काम करता रहा, मुझे जो रोल कैरेक्टर मिलता गया मैं करता गया। लोगों से जहाँ पे काम करता गया वहां से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता गया कि नहीं फिल्म जी अच्छे कर रहे हैं, करता गया। इस लालच में रहा कि मेरे किसी बड़े के यहाँ चले जाऊँ, एक तो जान पहचान नहीं, और किसी बड़े प्रोड्यूसर के पास जाना या जैसे यश चोपड़ा वगैरह, ये यहाँ तक मेरी पहुंच भी नहीं थी। और चूंकि हम लोग अपने म्यूजिक के कलाकार भी हैं, तो बिना जान पहचान के जाने का कोई मतलब भी नहीं था मेरा। तो अपना जो काम मिलता गया मैं करता गया, उसमें मैंने छोटा बड़ा ये नहीं देखा। और नेचुरली कैरेक्टर रोल ही मिलते गए, और कैरेक्टर रोल में मुझे ये पसंद है, कैरेक्टर रोल ही करना पसंद है। क्योंकि हीरो तो देखे करेंगे, मिल भी जाएगा एक आध बार, सक्सेस होंगे नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कैरेक्टर रोल का ये है कि आपको जो भी कैरेक्टर मिलेगा, सबसे पहली बात तो चैलेंजिंग होगा। आप क्या है खुद, वो आप हैं, और आपको जो मिल रहा है वो आप नहीं है, वो आपको करना है। तो वो भी एक, अब चूंकि थिएटर से था इसलिए ज्यादा चैलेंजिंग लगता था और अच्छा भी लगता था। और अभी भी आज भी मैं वही कर रहा हूँ। तो आज तक ऐसे कौन से किरदार आपने निभाए हैं? मैं तो देखिए लापता गंज में बड़े बाबू का कैरेक्टर कर रहा था, और पीएर सीरियल चल रहा था, उसके अंदर एक शराबी बाप का रोल कर रहा था। बाप शराबी था लेकिन ही वाज पोलाइट टू हिज डॉटर। तो मेन कैरेक्टर था, कर रहा था। और मजबूर का रोल किया मैंने उसमें, जो मुझे इंतजार और सही सीरियल था उसमें आशुतोष राणा का गुरु बना हूँ। और एक फिल्म करी थी मैंने, उसमें मैंने पंडित जोशी का रोल किया था। हेलो हम लंदन बोल रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे अनफॉर्चुनेटली एक सीरियल मिला अश्विनी धीर जी का, उसमें मुझे बहुत अच्छा जी बहन जी और चमचा एंड चीफ, उसमें भी अलग कैरेक्टर था। और लापता गंज में मुझे बड़े बाबू का, पोस्ट ऑफिस के जो बड़े बाबू होते हैं, वो मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह टाइप का, जो गांव के अंदर किस तरह का माहौल होता है, उसमें मेरे को एक अच्छा कैरेक्टर, अच्छी पहचान मिली, अच्छा कैरेक्टर मिला। उसके साथ ही उन्हीं का एक सीरियल और था चिड़ियाघर, जिसमें मैंने प्रिंसिपल का कैरेक्टर किया हुआ है। और उन्हीं का एक सीरियल फिर और बना, जिसमें मैंने एकदम बिल्कुल अलग कैरेक्टर किया है, हीरो के दोस्त का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो कि नीली छतरी वाले के नाम से बड़ा मशहूर हुआ था जी टीवी पे। और इस तरह से करते करते फिर मुझे अचानक शशांक बाली जी से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे सबसे पहले जीजा जी छत पर है में एक कैरेक्टर दिया मौसा जी का, जो कि पंडित जोशी है, उस तरह का कैरेक्टर किया जाता है। तो मैंने कॉमेडी ही है, और उस बीच में अलग अलग कैरेक्टर भी आते गए जो करता गया हूँ। राजपाल यादव की फिल्म करी मैंने, आता पता लापता, रामा रामा क्या है ड्रामा, उनके साथ फिल्म किया। तो सब में मेरे कैरेक्टर एकदम अलग अलग डिफरेंस दिए रहे हैं। और ये अभी मैंने कमिश्नर का कैरेक्टर किया मियां कभी मैडम में। तो सब ईश्वर की कृपा से सब चल रहा है, कर रहा हूँ, और मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है। सर इतना काम करते हो तो फिर ये अलग अलग किरदार निभाते हो और संगीत की साधना, सर कैसे हो पाता है? संगीत की बात जहां तक देखिए,
देखिए आदमी अपना हाथ पैर हिलाता है लेकिन एक अंदर आत्मा होती है, यस, वैसे ही ये मेरी आत्मा है। ओके, ये संगीत जो है मेरी आत्मा में है। हम्म, तो ये मेरे अंदर मेरे रोम रोम में ऐसे बसा हुआ सा है। हम्म, तो कहीं भी संगीत का माहौल रहता है, कुछ भी रहता है, तो ये मेरे लिए एक ऐसा है कि जैसे मतलब कोई मेरे को अलग सा नहीं लगता कि मेरे को कुछ अजीब सा लगेगा या अलग सा लगेगा। ये लगता है कि मैं ही हूँ अंदर, मेरे ही अंदर है सब कुछ। ये मेरी एक मतलब मेरी शरीर का एक पार्ट है मेरे, यस। जो मुझसे अलग नहीं हो सकता। सर ज़रूर, ये जो आपने साधना की है, मैं चाहूँगी कि हमारे कलाकार कट्टा के दर्शकों के लिए आप कुछ सुना दीजिएगा। तो सर बहुत प्यारी जैसा सा कि रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा पीस आप सुना दीजिए तबले पे। मैं आपको सबसे पहले तो मेरे दादाजी की लिखी हुई है गणेश वंदना, उसको मैं मुंह से पहले बोलूंगा आपको, फिर उसको आपको तबले में निकालूंगा, फिर उसको पूरा बजा कर दिखाऊंगा एक। चूंकि सर्वप्रथम गणेश अपने गायक गण गणेश गणपति गणनायक गणाध्यक्ष गदिगण धाता ध्यान धरित कंकटित क्लेश कोटिन किड़धा किड़धान विकिट विघ्नन विदार दुखन हरार दिन दिन चिन चिन ध्यावत वर पावत कत्तला अनदा कत्तला अनदा कत्तला अनदा ध्यावत वर पावत कत्तला अनदा कत्तला अनदा कत्तला अनदा ध्यावत वर पावत कत्तला अनदा कत्तला अनदा कत्तला अनदा। तो पहले मैं आपको सुना रहा हूँ, और मैं आपको ये बता दूं कि चूंकि हमारा पखाउज का घराना रहा है और ये तबला बड़े मोटा है, तो इसके अंदर एक जो साउंड है वो पखाउज की आ रही है, लेकिन अंदाज जो है तबले के अंदाज से बजा रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पखाउज के अंदाज से बजाऊं। गणपति गणनायक गणाध्यक्ष गदिगण ध्यान धरत कंकटित क्लेश कोटिन किड़धा किड़धान विघ्न विजार दुखन हरार धावत वर्पावत कत्तला अनदा कत्तला अनदा। एक मिनट बजा के सुनाता हूँ। एक परम सुनाऊंगा जो कि पखाउज की परम है। उसमें परम तो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन पहले मैं आपको बोल के सुना देता हूँ। वो थोड़ा सांस फूलने की वजह से लय में गड़बड़ हुई है, लेकिन बजाने में गड़बड़ नहीं होगी। जरूर।
हिसाब ऐसा है कि जैसे हम बोल रहे हैं ना, जैसे अगर आदमी प्यार से तबले को बजाए तो तबले की भी जुबान होती है। अगर जो भी थोड़े बहुत तबले और इन चीजों को समझता है वो तुरंत समझ जाएगा कि तबला भी बातचीत कर रहा है। इसीलिए गाने के साथ या बजाने के साथ प्रधान तबला ही रखा जाता है। तो उसकी मिठास और जो पूरा उसकी एक एक शब्द आपको अपने आप पता लग जाता है उस समय। ये मैं ठेका लगा रहा हूँ 3 ताल का। क्या बात है सर जी, बहुत बढ़िया सर जी। यस दर्शकों, आपको उस्ताद के हाथ जो जिस तरह से चल रहे थे, जरूर आपको ये टुकड़ा पसंद आया होगा। सर जी, आप संगीत की साधना ऐसे ही करते रहिए और हमें ऐसे ही बहुत अच्छी महफिलें सुनाते रहिए, और आपकी एक्टिंग की भी करियर के लिए हमारे पूरे टीम की तरफ से आपको बहुत 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 बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की दुआएं चाहिए बस। जरूर हम जरूर कलाकार हैं और अपनी कला द्वारा आप लोगों की जितनी अच्छी से अच्छी सेवा कर सके, यही हमारा जीवन है। जरूर सर, कलाकार कट्टा में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, इसी तरह हम आपके सामने नए नए कलाकार लाते रहेंगे, उनसे बातचीत शेयर करते रहेंगे और उनकी दिल जुबानी जानते रहिए। तो इसीलिए कलाकार कट्टा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।